अस्सलाम वालेकुम जी। सब पार्टिसिपेंट्स को बहुत खुशामदीद। हम बस नेक्स्ट 1 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे। अम, मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा दूँ और आप लोगों को थोड़ी-सी शुरू में गाइडलाइंस फ़राहम कर दूँ इस सेशन के हवाले से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सबका इस सेशन को जॉइन करने के लिए। आज हमारे साथ हमारी स्टेम एक्सपर्ट मिस लाला रुख हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अ, अपनी स्क्रीन को शेयर उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है और आप उनको देख सकते हैं स्क्रीन पर। लाला रुख की इंट्रोडक्शन मैं आपसे ज़रूर कराऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी हिदायत मैं आपसे जारी करना चाहूँगा। अ, सबसे पहले ये कि जो लोगों ने हमें हमें अभी जॉइन किया है, 60 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, प्लीज़ अपनी अटेंडेंस लगाने का तरीका आपका ये है कि आप चैट के अंदर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम एक ही मैसेज में टाइप करके एंटर कर दीजिए, आपकी अटेंडेंस हमारे तक पहुँच जाएगी। और दूसरी बात ये कि हमारे आज के सेशन का दौरानिया 45 मिनट होगा और इसके अंदर आपके साथ स्टेम क्लब की एक्टिविटीज़ की डेमोंस्ट्रेशन शेयर की जाएगी, जिसके एंड पर आपका कोई क्यू-एन-ए सेशन होगा और आप अपने सवालात हमारी स्टेम एक्सपर्ट मिस लाला रोक्स तक पहुँचा सकते हैं चैट के ज़रिए। और जो भी आपके सवालात हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे, प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे, वो मैं आंसर कर दूँगा और जो भी आपके एक्टिविटी रिलेटेड सवालात होंगे, वो मिस लाला रोक इंशाल्लाह एड्रेस कर देंगी। आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता चलूँ कि पिछले बुध को गालिबन आपके ग्रुप का सेशन हुआ था, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी गई थी स्टेम प्रोग्राम के कंपोनेंट्स के ऊपर। उन 3 कंपोनेंट्स में से स्टेम क्लब्स, स्टेम मेंटरशिप और टीचर्स हब थे, जिनकी हमने डिटेल में बात की थी और आप कैसे उनको सेट कर सकते हैं। ये याद रहिए कि ये इसको याद रखिएगा कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 1800 स्कूल्स जो पंजाब के सब अज़ला के अंदर से सिलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पर स्टेम क्लब्स का क़याम किया जाएगा। लेकिन इस पायलट के लिए 900 स्कूल्स के अंदर स्टेम क्लब्स के क़याम को हम अ, रीच आउट करेंगे। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी जो सेशन है उसकी जो यहाँ पर एक लिमिट है, वो ये है कि हमारे पास टाइम थोड़ा-सा कम है, इसलिए आपके जितने क्वेश्चन्स हैं वो एंड के लिए रखिएगा। हमारे जो स्टेम एक्सपर्ट हैं और मैं, हम आपके क्वेश्चन्स को ज़रूर एड्रेस करेंगे जितना हो सके। मैं आपसे हमारे ऑफ़िस का व्हाट्सएप नंबर भी पहले शेयर कर चुका हूँ, वो आप सबके पास है। आप प्लीज़ उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जितनी भी रिमेनिंग क्वेरीज़ हैं जो आप यहाँ पर नहीं पूछ सके, वो आप हमारे ऑफ़िस तक और हमारे स्टेम एक्सपर्ट तक भी उस दिए गए ऑफ़िशियल व्हाट्सएप नंबर से पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा आपसे स्टेम गाइड्स की बात की गई थी कि मुख्तलिफ स्टेम गाइड्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपसे शेयर कर दी जाएँगी, जिनके अंदर इन एक्टिविटीज़ और इनके अलावा और एक्टिविटीज़ का ज़िक्र भी है, और लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ की डिटेल्स उसमें मौजूद हैं। तो हम अब सेशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मेरी कॉलीग मिस लाला रुख मौजूद हैं, और आज मिस लाला रुख आपसे स्टेम डेमो सेशन शेयर करेंगी और उसको लीड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम रोशान, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ जी, रही है रोशान, अगर आप मुझे जी बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है आप तमाम असातिज़ा से मिलकर, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आज और आज के सेशन में आप मेरे साथ शामिल हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि 6 मिनट पहले ही ऊपर हो गए और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको ज़ूम पर बहुत देर जो है बिठाए रखूँ, आप भी थक जाएँ, मैं भी थक जाऊँ। छोटा-सा एक मुख्तसर सा मैं पह सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम जैसे कि रुशान ने बताया लाला रुख है। मैं पिछले 12 साल से इनफॉर्मल साइंस एजुकेशन के शोबे के अंदर काम कर रही हूँ और पाकिस्तान में एक इदारा है जिसका नाम है साइंस फ्यूज़, जिसको मैं यहाँ चैट में टाइप भी कर देती हूँ और आप इसको फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हैं या करती हैं, वहाँ भी आप इसे ढूँढ सकते हैं। तो मैं इस इदारे की फाउंडर हूँ, इसकी हेड हूँ और यहाँ पाकिस्तान में काम करने से पहले मैं एक बहुत बड़े म्यूज़ियम में काम करती थी इंग्लैंड में और उससे पहले मैं एक मुल्क है नॉर्वे जहाँ पे मैंने 5 साल साइंस एजुकेशन या स्टेम एजुकेशन के अंदर काम किया। अब जो मेरा इदारा है साइंस फ्यूज़ उसका मकसद क्या है?
उसका मकसद है बच्चों की और बड़ों की साइंस के साथ दोस्ती करवाना। तो आज मुझे यहाँ बुलाया गया है कि भई ये तमाम इतने अच्छे-अच्छे असातिज़ा हैं जो साइंस की तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो क्यों ना हम मिल बैठकर एक सेशन करें जहाँ पे मैं जो मेरे पास कुछ टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी मैं आपको आज डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊँगी। तो ये सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ा-सा एक मेरा सवाल है, उस पे थोड़ा-सा गौर करें और अगर आपके दिमाग में जो भी बात आ रही है, जो भी आप फ़ील करते हैं या करती हैं, प्लीज़ चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि आखिर हम साइंस पढ़ाते क्यों हैं? क्या मकसद है? हम क्यों साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं भी 12 साल से ये काम कर रही हूँ, मुझे यकीन है कि आप भी ये काम बहुत अरसे से कर रही होंगी या कर रहे होंगे अपने-अपने स्कूलों में, अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ में या कॉलेजेस में। तो क्यों आखिर हम साइंस पढ़ा रहे हैं? इसका मकसद क्या है? अम, अब इसमें आपको जो भी ख़्याल आता है, आपके जो भी तासुरात हैं, प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर लिखें। वसीम कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ नेचर है। अंडरस्टैंड द लाइफ कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? तारिक कह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात कही तारिक ने, अंडरस्टैंड द लाइफ यानी कि इस कायनात को जानने के लिए, इतनी खूबसूरत जो कायनात बनी है, उसके इतने सारे पहलू हैं, उनको जानने के लिए हम शायद बच्चों को साइंस जो है और बच्चियों को साइंस की तालीम देते हैं। तो हमारे साइंस पढ़ने और पढ़ाने का मकसद जो है, वो इस बात तक महदूद नहीं होना चाहिए कि किताब में क्या लिखा है, उसे याद कर लें, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएँ। हमें बच्चों का तजस्सुस जो है, उसे डेवलप करना है, उनकी क्यूरियोसिटी और जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए साइमा कह रही हैं और इस्मत ने बड़ी अच्छी बात कही अ, क्योंकि ये ज़िंदगी में, डेली लाइफ़ में इस्तेमाल होती है साइंस, बिल्कुल। मगर अक्सर साइंस की किताबों में जिस तरह साइंस लिखी गई होती है या क्लासरूम में जिस तरह हम उसको पेश कर रहे होते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि इसका मेरी ज़िंदगी से क्या लेना-देना? या सिर्फ़ इसको याद कर लिया जाए और उसे आगे एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर दिया जाए, बस इतना ही साइंस का काम है। इसके अलावा साइंस की कोई अहमियत नहीं है। तो हमारे इदारे का और आज के इस सेशन का भी ये मकसद है कि एज़ एजुकेटर्स हम इस बात पे, इस सवाल पे रोज़ गौर व फ़िक्र करें कि आखिर हम साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं और किस तरह से साइंस जो है वो एक टेक्स्ट बुक के अंदर दबी ना रह जाए। साइंस जो है वो एक चाबी है, जिससे आप कायनात के बारे में जानते हैं, जिससे आपका तजस्सुस बढ़ता है। ये सिर्फ़ ग्रेड्स और नंबर लेने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये इस ख़्याल के साथ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा और आज हम किस ख़ास पहलू, किस ख़ास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब आप अपनी साइंस की क्लास में जाती हैं या जाते हैं, तो आपने कुछ तैयारी की होती है कि भई आज मैंने ये मैग्नेट के बारे में पढ़ाना है या आज सेल्स के बारे में पढ़ाना है या आज जो है मैंने मेबी लीव्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है। तो भई आज की जो क्लास है मेरी, आपके साथ जो ये बैठक है, इसमें हम फ़ोर्सेस की दुनिया में ज़रा छलांग लगाएँगे। और सर न्यूटन शायद आपने उनका नाम यकीनन सुना होगा। उनके जो 3 लॉज़ हैं मोशन के, उनके बारे में कुछ सीखेंगे। लेकिन क्या सीखेंगे? मतलब आप तो साइंस के टीचर्स हैं, मुझे श्योर है कि आपको सर न्यूटन के लॉज़ तो पता ही होंगे, फोर्सेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी। तो मेरे यहाँ आने का मकसद, आपके साथ ये गुफ्तगू करने का मकसद, इस बैठक का मकसद आपको न्यूटन के लॉ और फोर्सेस बताना नहीं है, बल्कि मैं चाहूँगी कि आज मैं आपको एक झलक दिखा सकूँ कि साइंस की तालीम को कैसे हम प्रैक्टिकल बना सकते हैं, यानी कि हैंड्स ऑन कि किस तरह हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू साइंस को यहाँ डेमोंस्ट्रेट किया जा सकता है या बच्चे खुद ये एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर सकते हैं स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, इवन क्लास के बाहर भी। किस तरह साइंस को मज़ेदार बनाना है, दिलचस्प बनाना है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ जोड़ना है। तो मैं चाहूँगी कि आज जिन चीज़ों को मैं आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करूँगी या जो बात मैं करूँगी, उसमें से ये जो आपने निचोड़ निकालना है, वो ये होना चाहिए कि ये नहीं कि अच्छा न्यूटन का कौन-सा लॉ बताया था लाला ने या कौन-सा वो कानून था या कौन-सी वो डेफिनिशन थी, बल्कि ये कि साइंस को हम दिलचस्प कैसे बनाएँ, प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन कैसे बनाएँ।
क्योंकि जब बच्चों को साइंस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ आएँगे, जब वो उनको अपने इर्द-गिर्द की दुनिया से जोड़ पाएँगे, तभी वो साइंस में दिलचस्पी लेंगे और उनकी साइंटिफिक लिटरेसी डेवलप होगी, जो कि आपका मकसद है एज़ अ साइंस टीचर, मेरा भी यही मकसद है। और साइंटिफिक लिटरेसी सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम फ्यूचर साइंसदान जो हैं वो नर्चर करें, वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जिस भी प्रोफ़ेशन में हमारे बच्चे कल को और हमारी बच्चियाँ जो भी काम करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइंस की फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। आज मैं 2 एक्टिविटीज़ डेमोंस्ट्रेट करूँगी और उनमें से जो पहली एक्टिविटी है, उसका नाम है अंडे वाली ट्रिक। अब आपने अंडे वाला बर्गर तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि अंडे की मदद से आप कैसे न्यूटन साहब के पहले कानून को बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, एक बड़े दिलचस्प अंदाज़ में। तो आज उसके बारे में गुफ्तगू होगी और फिर एक और एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताऊँगी जिसका नाम है बलून रॉकेट। वाह! तो यानी बलून से भी रॉकेट बन सकता है और यहाँ पे बड़े फिज़िक्स के क कवानीन हैं जो हम बच्चों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आप चाहें तो आज की जो 2 एक्टिविटीज़ हैं और उनके साथ जो मैं साइंस थोड़ी-सी आपको क्योंकि 45 मिनट्स हैं इसमें सारी तो मैं आपको साइंस नहीं बता सकूँगी लेकिन एक डॉक्यूमेंट के अंदर और ज़्यादा तफ़सीलात होंगी जो आपको जैसे रुशान कह रहे थे भेजा जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इन दोनों एक्टिविटीज़ को अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़ाहिर है रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आज की क्लास का या आज की इस बैठक का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप इन्हीं एक्टिविटीज़ को जाके रेप्लिकेट करें, इन्हें ज़रूर करें अगर आप फिज़िक्स और न्यूटन और फोर्सेस के बारे में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं तो ज़रूर करें। मगर साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगी कि आप देखें कि कैसे घर में पड़े हुए सामान के साथ, बहुत ही सस्ते मटेरियल्स के साथ मैं ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं मैंने डिज़ाइन की हैं, मेरी टीम ने डिज़ाइन की हैं और कैसे इसकी मदद से हम बड़े पेचीदा किस्म के जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। यानी कि न्यूटन के लॉज़ और फोर्सेस और ग्रेविटी और इनर्शिया और एक्सेलरेशन ये सारी बातें अंडों से और धागे से और बलून से, ये तो ऐसा सामान है जो आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएगा और बहुत सस्ता भी है। यानी कि साइंसदान बनने के लिए आपको कोई ख़ास उम्र का होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास कोई बहुत फैंसी महँगा लैब का इक्विपमेंट हो, ये भी बहुत कोई ज़रूरी नहीं है। या आपने व्हाइट रंग का कोट पहना हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। हर इंसान, हर बच्चा, हर बच्ची, हर उम्र का इंसान जो है मर्द हो या खातून हो, वो साइंसदान बन सकते हैं। और सिर्फ उसकी एक ही शर्त है कि आप सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं। सो जो भी सवालों के जवाब ढूँढते हैं वो साइंसदान है। और यही बात हम बच्चों को भी इसका एहसास दिलाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों को भी। अच्छा जी, अब आ जाएँ जो मैंने इतनी ज़्यादा तमहीद बाँधी है, तो अब देखते हैं कि क्या है बातें और क्या चीज़ें हैं। तो आज जैसे मैंने कहा कि मैं आपको आर्ट ऑफ पॉसिबल दिखाऊँगी कि क्या मुमकिन है, कि साइंस को किस तरह से दिलचस्प बनाया जा सकता है और वो भी जैसे मैंने कहा बड़े लो कॉस्ट मटीरियल के साथ। तो जी शुरू करते हैं वो जो मैंने आपसे कहा कि अंडे से मैं आपकी आज मुलाकात कराऊँगी। तो सबसे पहले तो आप ज़रा एक हेलो कह दें। ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम मिस्टर एगहेड है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये एक अंडा है, बड़ा हँसता-मुस्कुराता अंडा है और इस अंडे को मैं इस अंडे के साथ कुछ दिलचस्प करूँगी। मैं एक चैलेंज अपने लिए लेकर आई हूँ और सोचिए अगर मैं इस चैलेंज के बारे में इतनी एक्साइटेड हूँ, तो अगर आप बच्चों के सामने ये चैलेंज लेके जाएँगे, तो वो कितना एक्साइटेड होंगे। क्योंकि आपको पता है बच्चे तो भई एकदम से बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और ये माहौल क्रिएट करना क्लास में जहाँ पे थोड़ी हँसी हो, थोड़ा मज़ाक हो और बच्चे एन्जॉय कर रहे हो, क्या ही बात है। फिर तो भई सीखने-सिखाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं साइंस फ़्यूज़ में कि हम अपनी क्लासेस को दिलचस्प बनाएँ, वहाँ पे बच्चे खुश हों। अच्छा देखें, मेरे पास अब ये चैलेंज है कि मेरे पास ये ग्लास है। ये ग्लास फ़िलहाल खाली है, इसके ऊपर मैंने ये एक गत्ता रखा है नीले रंग का और उसके ऊपर मैंने ये एक ट्यूब रखी है। अब ये ट्यूब मेरे पास इस तरह की कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, हम एक और एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं, तो ये खाली पड़ी हुई थी, हमने बहुत सारी जमा कर ली हैं। हम अपने सामान को रिसाइकिल करते हैं, ताकि उसको बार-बार इस्तेमाल किया जा सके मुख्तलिफ तरीकों से। और इसके ऊपर मैंने अपने अंडे को रख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास एक चैलेंज है। ये हँसता-मुस्कुराता अंडा
मैं चाहती हूँ कि ये अंडा सीधा इस ग्लास में जाए, तो ये यहाँ पे नहीं गिरे, मेरे ऊपर नहीं गिरे, यहाँ साइड पे नहीं, यहाँ नहीं, ये बिल्कुल सीधा ग्लास में जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने चैलेंज रखा है अपने लिए। तो चैलेंज ये है कि भई मैं अंडे पे फ़ोर्स नहीं लगा सकती, इस ट्यूब पे भी फ़ोर्स नहीं लगा सकती और मैं इस ग्लास पे भी फ़ोर्स नहीं लगा सकती, सिर्फ़ इस गत्ते पे फ़ोर्स लगा सकती। अब अगर बच्चे पूछें कि फ़ोर्स क्या होती है? क्योंकि जब मैं एक क्लासरूम में जाऊँगी तो मैं ये अज़्यूम नहीं करूँगी कि उनको पता है कि फ़ोर्स क्या होती है। मैं उन्हें बताऊँगी कि फ़ोर्स क्या होती है। फ़ोर्स क्या होती है जी? ये मैं क्या कर रही हूँ? पुश। और ये मैं क्या कर रही हूँ? पुल। तो मैं अक्सर बच्चों को एक्टिंग करके दिखाती हूँ और उनसे कहती हूँ ज़रा गेस करें। तो पुश या पुल, सारी फ़ोर्सेस जो कायनात में होती हैं वो होती हैं पुश या पुल। तो आज मैं क्या करूँ? ये चैलेंज है कि ये अंडा सीधा ग्लास में जाए, लेकिन मैं फ़ोर्स सिर्फ़ इस नीले गत्ते पे लगा सकती हूँ और कहीं नहीं। तो किस तरह की फ़ोर्स मुझे लगानी चाहिए, पुश या पुल? तेज़ी से लगानी चाहिए कि हल्का लगानी चाहिए? इसको खींचूँ, अगर खींचना है तो इस डायरेक्शन में खींचूँ, इधर खींचूँ, कहाँ इसको खींचूँ? और अगर पुश करना है तो उधर पुश करूँ, इधर पुश करूँ, इधर पुश करूँ? बड़े सवालात हैं मेरे दिमाग में। और ये सारे सवालों के जवाब जो भी ढूँढेगा या ढूँढेगी, वो साइंसदान है। यही काम साइंसदान करते हैं। उनके सामने एक प्रॉब्लम होता है, वो उसका जवाब ढूँढते हैं और जवाब ढूँढने से पहले वो एक अंदाज़ा लगाते हैं और उस अंदाज़े को हम साइंस की ज़ुबान में क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। और क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, तो मैं बच्चों के साथ इसको, जब हम बच्चों को क्लास करवाते हैं ऑनलाइन या स्कूल में जाके, तो हम उनसे कहते हैं ज़रा 1-2 दफ़ा रिपीट करें, हाइपोथेसिस। और ज़रा घबराया ना करें, अगर आपने थोड़ा-सा अपना अंदाज़ जो है, अपना थोड़ा-सा जैसे जब हम उस्ताद होते हैं ना, तो हम सोचते हैं भई रोब में रहना चाहिए, बच्चों के साथ हँसी-मज़ाक तो बिल्कुल नहीं, बच्चे हमें सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन देखिए, अगर बच्चों के साथ बच्चा बन जाया जाए, तो फिर ज़्यादा अच्छा जो है सीखने-सिखाने का अमल जो है वो जारी रहता है। हाइपोथेसिस बिल्कुल मिस कुरुतुलैन बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हाइपोथेसिस। तो आपका हाइपोथेसिस क्या है? टाइप करें ज़रा चैट बॉक्स में, मुझे बताएँ कि अंडा ग्लास में कैसे जाएगा? व्हाट इज़ योर हाइपोथेसिस? मेरा हाइपोथेसिस ये है कि अगर मैं इसे ज़ोर से धक्का दूँ इस डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड पे, ये मेरी लेफ्ट है, तो शायद ये अंडा ग्लास में चला जाए। मगर अगर ये अंडा ग्लास में नहीं गया, तो आप ऐसे तो नहीं कहेंगे, हाय हाय मिस लाला, आप आई हैं सेशन कराने के लिए और आपका अंडा तो ग्लास में गया नहीं। नहीं भाई, एक दूसरे की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फेल होते हैं, तो वो फेलियर जो है वो साइंस का और साइंसदानों की ज़िंदगी का एक बड़ा आम आम हिस्सा है। साइंसदान तो रोज़ ही फेल होते हैं या होती हैं और बार-बार अपने तजुर्बे और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद सीखते हैं। ये बात बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम उन्हें कहते हैं कि एग्ज़ाम में फेल हो गए, प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो कुछ नहीं बनना जी आपका। ऐसा नहीं है, साइंस ऐसे काम नहीं करती। साइंस में बार-बार फेल होना पड़ता है, फिर जाके रिज़ल्ट निकलता है। अच्छा जी, मुझे मिस साइमा कह रही हैं लेफ्ट पे पुश करें और सडन पुश करें, मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं और नासिरा कह रही हैं ये कॉइन के साथ भी किया जा सकता है। शायद मिस नासिरा ने ट्राई किया है। मिस नासिरा वंडरफुल, वेरी नाइस, गुड टू हियर कि आप पहले कर चुकी हैं। अच्छा, राबिया कह रही है कि आप स्लोली मूव करें। चलिए जी, करके देखते हैं। अच्छा, मैं इसको ज़ोर से धक्का दूँगी, तो मैं ज़रा ये कुर्सी पीछे कर लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ और थोड़ी-सी मैं नर्वस हूँ, मगर अच्छे साइंसदान कभी-कभी नर्वस होते हैं, इसमें क्या है। तो अब मैं इसको थोड़ा-सा ना, इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ आगे, ऐसे, और ये मैंने रखी ट्यूब और ये मेरा अंडा, और आपने मेरे साथ काउंट करना है 3 2 1 और मैं इसको पुश करूँगी और देखते हैं कि अंडा ग्लास में जाता है कि नहीं जाता। और जाए ना जाए वो ज़रूरी नहीं है, ये काम करना ज़रूरी है। चलें जी, 3 2 1 अंडा ग्लास में चला गया। वूहू! अब आप सोचें, अगर मुझे ये काम, 1 सेकंड मैं ज़रा ये उठा लूँ। जी। अब आप सोचिए, अगर मुझे ये काम करने में इतना मज़ा आया, तो बच्चों को ये काम करने में कितना मज़ा आएगा। और अगर आप एज़ अ साइंस टीचर किसी दिन अपनी क्लास में फ़ोर्सेस का टॉपिक पढ़ा रही हैं या इनर्शिया की बात कर रही हैं, तो ये डेमोंस्ट्रेशन से क्लास क्यों ना शुरू की जाए। सोचिए, अगर आप क्लास इससे शुरू करें
तो सारा दिन बच्चों का मोराल कितना हाई रहेगा, बच्चों में वो तजस्सुस रहेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की साइंस की, कि अंडे से तो मुलाकात हो गई, चैलेंज भी कर लिया, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? इसका क्या लेना-देना है सर आइज़ैक न्यूटन से और उनके पहले कानून से? तो मैंने साइंस की किताब खोली अपनी पुरानी और मैंने कहा ज़रा देखते हैं कि ये न्यूटन का पहला लॉ है क्या? और मुझे ये मिला मुझे, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इफ इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। समझ नहीं आई। एक तो इतनी मुश्किल इंग्लिश है, फिर इतने मुश्किल अल्फाज हैं, समझ नहीं आई और मज़ा तो बिल्कुल नहीं आया। तो अब जब हम बच्चों के सामने बहुत मुश्किल-मुश्किल ज़ुबान बोलते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की जो अपनी मदर टंग है, वो उर्दू है अगर या कोई और रीजनल लैंग्वेज है, सिंधी है, पंजाबी है, कोई और है, तो आप सोचें कि सबसे पहला बैरियर तो उनके लिए ये ज़ुबान है। दूसरा बैरियर ये कि जो हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, रेफ़रेंसेस देते हैं, वो उनकी ज़िंदगी से जुड़े होने चाहिए। तीसरी बात ये कि अगर आप किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को बहुत सारे मुश्किल अल्फाज़ एक साथ बता देंगे और कहेंगे ये समझें, तो भई समझ नहीं आएगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने न्यूटन के पहले लॉ को किस तरह आसान बना दिया है। पहले ज़रा अंडे की बात करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जब मैंने ये गत्ता यहाँ रखा और उसके ऊपर मैंने ये ट्यूब रखी और उसके ऊपर मैंने रखा ये मुस्कुराता हुआ अंडा, तो मैंने किस चीज़ पे फ़ोर्स लगाई? मैंने इस गत्ते पे फ़ोर्स लगाई और वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। मैंने यहाँ को पुश किया, तो ये गत्ता हिल गया, गिर गया, ट्यूब भी हिल गई और ये भी गिर गई और ये जो अंडा है ये सीधा नीचे ग्लास के अंदर आया। अब फ़ोर्स तो इस तरफ लगी तो ये नीचे क्यों आया? गत्ता और ट्यूब तो वहाँ गए, मगर ये नीचे क्यों आया? क्या चीज़ है जिसने इसको नीचे खींचा? तो अक्सर बच्चे और बच्चियाँ कहते हैं मिस ग्रेविटी की वजह से। बिल्कुल, हो सकता है कुछ बच्चों को पहले ही पता हो कि ग्रेविटी क्या है, तो वो आपको कहें ग्रेविटी। बिल्कुल, ग्रेविटी एक फ़ोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, यानी नीचे की तरफ खींचती है। एक कुव्वत है, एक पुल है। मैंने कहा था ना शुरू में फ़ोर्सेस या पुल होती हैं या पुश होती हैं, यानी कि पुल या पुश। तो ग्रेविटी एक पुल है, ये अपनी तरफ ज़मीन की तरफ चीज़ों को खींचती है। जब मैं अंडा हवा में उछालती हूँ, तो ये नीचे की तरफ आता है ग्रेविटी की वजह से। अच्छा ठीक है, तो ग्रेविटी ने इसे नीचे खींचा, मगर एक और चीज़ है जो यहाँ हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे कहते हैं, यहाँ मेरी एक दोस्त ने बताया था, इकरा सैफ, क्या बात है जी, इनर्शिया। इकरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या होता है? बड़ा मुश्किल मुश्किल सा लफ्ज़ है, मैं बताती हूँ। भई देखें, मैंने फ़ोर्स लगाई इस गत्ते पे, इसलिए ये गत्ता हिल गया और ये गिर गया और ट्यूब जो है वो इसके साथ थी, वो भी गिर गई। मगर अंडा जो है थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, इतनी थोड़ी देर के लिए कि आपको महसूस नहीं होता, हवा में टिका रहा और जब गत्ता और ट्यूब नीचे से हट गए, फिर एक फ़ोर्स ने उसको नीचे की तरफ खींचा और इसलिए वो सीधा नीचे आया, वो यहाँ नहीं गिरा, यहाँ नहीं गिरा, यहाँ नहीं गिरा, वहाँ नहीं गिरा और इसे कहते हैं इनर्शिया, यानी कि चीज़ें जो कर रही हैं, वो वही करना चाहती हैं। रुकी हुई चीज़ रुकी रहना चाहती है। और अब हम ज़रा न्यूटन के पहले लॉ के दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं क्योंकि ये पहले लॉ का सिर्फ़ पहला हिस्सा है। अभी मुकम्मल नहीं हुआ पहला लॉ। अब देखें, मेरे पास यहाँ पर एक ये ट्यूब है। वैसे मैं अंडे को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन चलें इससे देख लेते हैं। अब अभी फ़िलहाल क्या ये ट्यूब हिल रही है? नहीं, ये नहीं हिल रही। भई न्यूटन साहब ने दुनिया को बताया कि रुकी हुई चीज़ें रुकी रहती हैं, जब तक कोई फ़ोर्स आके उन्हें चलाती नहीं है। अब ये बात न्यूटन साहब थे कोई 300 साल पहले रहते थे, मगर 500 साल पहले लोगों को ये बात नहीं पता थी। लोग सोचते थे कि चीज़ें खुद ब खुद ही चलनी शुरू हो जाती हैं और लोग ये भी सोचते थे कि चीज़ें चलती हुई चीज़ें खुद ब खुद ही रुक जाती हैं। तो जैसे अभी ये चीज़ नहीं चल रही, ये जो ट्यूब है ये चल नहीं रही, ये बिल्कुल यहाँ पे साकित है। अब ये इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं थोड़ा-सा धक्का दे सकती हूँ। तो अगर मैं इसे धक्का दूँगी तो क्या ये चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी? क्या लगता है आपको? हाइपोथेसिस ज़रा बताएँ इस अपने चैट बॉक्स में ज़रा लिख के मुझे बताएँ ज़रा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इसको ज़रा धक्का देती हूँ।
ये चली, ये चली, चली, चली और फिर ये रुक गई। क्या ये खुद से रुक गई? क्या ये जादू है? कैसे हुआ ये? किस चीज़ ने इसको रोका? मिस साइमा हनीफ बिल्कुल ठीक कह रही है, फ्रिक्शन। वेरी गुड मिस साइमा, एब्सोल्युटली। इसको किसी फोर्स ने रोका। सारे ज़रा एक हाथ आगे करें, दूसरा हाथ भी इसके सामने करें। जोड़ लें दोनों हाथ और ज़ोर-ज़ोर से ये हाथ रब करें। ऐसा हम बच्चों को करने को कहते हैं क्लास में। जब 2 चीज़ें आपस में रगड़ती हैं तो एक फोर्स पैदा होती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। और यहाँ पर आप देखें कि ये चलती हुई चीज़ को फ्रिक्शन ने रोका। तो फ्रिक्शन जो है वो चीज़ों को आहिस्ता कर देती है या रोक देती है। आप सोचें कि फ्रिक्शन जो है वो दीवार की तरह है। तो अगर मैं भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ और बीच में ढेर सारी दीवारें आ रही हैं या बड़ी ऊँची दीवार आ रही है, तो क्या मैं ज़्यादा तेज़ भागूँगी या आहिस्ता भागूँगी? ज़ाहिर है मैं आहिस्ता भागूँगी। जितनी ज़्यादा दीवारें होंगी या जितनी ऊँची दीवार होगी, उतना मैं आहिस्ता भागूँगी और जितनी कम दीवारें होंगी, उतना मैं तेज़ भाग सकूँगी। तो फ्रिक्शन का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है कि फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होती है, चीज़ें उतनी आहिस्ता भागती हैं या दौड़ती हैं या रुक जाती हैं और फ्रिक्शन जितनी कम होगी, उतना चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेंगी, भागेंगी, मूव करेंगी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये मेरी टेबल जो है ये बड़ी स्मूथ है, इसकी सरफेस बड़ी एक जैसी है, बड़ी हमवार है। अगर ये ट्यूब मैं किसी कारपेट पे चलाती या किसी ऐसे फर्श पे जहाँ बहुत सारे पत्थर होते, पथरीली होती, तो वहाँ पे ये ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती या यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगी? जब आप बच्चों से ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आप उनको क्रिटिकली सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, आप उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं चीज़ों को और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमें बच्चों को सिखाना है। तो सिर्फ हमें उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि भाई ये देख लें मैंने आपको बता दिया फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन की वजह से जो है चीजें रुक जाती हैं या आहिस्ता चलती हैं। आप उन्हें ये चीजें दे सकते हैं ताकि वो खुद से इन्वेस्टिगेट करें, वो खुद से डिस्कवर करें। ये डिस्कवरी वो खुद कर सकते हैं। मिस सिद्रा कह रही है कि ऑब्वियसली ऑन टेबल स्मूथ सरफेस। बिल्कुल मिस सिद्रा, ये आपको तो बहुत जाहिर है, हमें तो ये सारी बातें पता हैं, हम तो टीचर्स हैं, बड़े हैं, लेकिन बच्चों को ये बातें नहीं पता होती, तो हमें ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि हम असम्पशन ना करें, जब हम एक क्लास में जाएँ तो हम बेसिक और फाउंडेशनल जो साइंस की नॉलेज है, पहले उसको कवर करें और फिर आगे-आगे बिल्ड करें बड़े-बड़े और ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ न्यूटन का पहला लॉ, जो कि आज हमने एक अंडे और इस ट्यूब की मदद से सीखा। तो न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, तो वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई फ़ोर्स नहीं आकर लगती। और अगर कोई चीज़ चल रही है, तो वो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, उसी डायरेक्शन यानी उसी सिमत में, उसी स्पीड में, जब तक कोई फ़ोर्स आके उसे रोकती नहीं है या उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती और वो फ़ोर्स उसको ज़्यादा तेज़ कर सकती है, उसे रोक सकती है या उसे स्लो डाउन कर सकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो भई ये तो बड़ा आसान था। आज हमने इसको सीख भी लिया, मुझे तो याद भी हो गया और मैंने इसको उर्दू में समझ लिया और मैंने इसे करके भी देख लिया एक एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। और यही एक्टिविटी अब आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हैं, अगर आपके पास कम रिसोर्सेज़ हैं, टाइम भी कम है, तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर दें। मगर अगर आपके पास सिर्फ 1 ग्लास, 1 ट्यूब, 1 अंडा और एक ये बोर्ड भी हो, तो भी आप ये काम एक क्लासरूम में ले जाएँ और बच्चे बारी-बारी भी ट्राई कर सकते हैं, अगर रिसोर्सेज़ जो हैं वो कम हों। अच्छा, मैं थोड़ा-सा ये मटीरियल के बारे में भी बता देती हूँ कि देखिए ये जो ट्यूब है ये आप चार्ट पेपर से या किसी भी गत्ते से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मेरी वाली ट्यूब इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग इस्तेमाल करें, आपको बहुत सारे मटीरियल्स मिल जाएँगे। ग्लास कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लास्टिक का करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह अंडा इस्तेमाल करें। आप कोई गेंद इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेमन इस्तेमाल कर सकती हैं, नींबू, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इर्द-गिर्द जो इस ट्यूब के ऊपर फिट आ जाए। और जब आप ये ट्यूब बनाने लगें, अगर आप इसको खुद बना रही हैं चार्ट पेपर वगैरह से, तो देख लें कि इसका साइज़ इतना हो कि अंडा या लेमन या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं, वो अंदर ना गिर जाए। टिश्यू पेपर से भी निकाल सकती हैं, मिस इकरा बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, जो ज़ाया हो जाती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी खराब करती हैं। तो ये चीज़ें जमा करके आप अपनी क्लास में, अपने स्कूल में एक छोटी-सी कबर्ड बना लें साइंस की। वहाँ ये सारा
जो सामान है रखें, इसको बार-बार इस्तेमाल करें। ये सामान धोकर एक दफ़ा लेना है, बार-बार इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, अब जनाब इसी ट्रिक को आप 2 अंडों से भी ट्राई कर सकते हैं। और ये मैंने वैसे रबड़ का अंडा लिया था, आप असली अंडों से भी कर सकते हैं। पानी डाल लें, अंडे टूटेंगे नहीं घर जाके, ताकि वो अंडे खाए भी जा सकें, क्योंकि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो 2 ग्लास से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, और अभी मैं आपको 2 ग्लास से वैसे करके भी दिखा देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो अंडे जो है वो अंदर चले जाएँ, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, चैलेंज का सामना करना चाहिए भाई। जाएँ ना जाएँ अंडे ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि हमने कोशिश करनी है। और अगर बच्चे फेल हो जाएँ तो आपने उनसे कहना है कि बच्चों, अगर फेल हो गए या बच्चियाँ अगर फेल हो रही हैं, तो भई ये तो साइंसदानों के लिए रोज़ का मामला है, बार-बार ट्राई करें। इससे बच्चों में एक चीज़ पैदा होती है जिसे हम कहते हैं ग्रिट, GRIT, ग्रिट। ग्रिट का मतलब है वो काबिलियत कि जब आप फेल होते हैं या ज़िंदगी में कोई मुश्किल टाइम आता है, तो कैसे आप उस फेलियर के बावजूद फिर से उठ जाती हैं और फिर से आगे बढ़ती हैं। और ये ग्रिट जो है, ये आईक्यू और इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा अहम होता है। साइंसदान, रिसर्चर्स बताते हैं कि कामयाब ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ग्रिट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, जल्दी से ये कर लेते हैं, फिर मैंने आपको बलून रॉकेट के बारे में भी बताना है। अच्छा, अब देखिए मैं बहुत सारी ट्यूब्स लाई थी, तो ये मेरे पास बहुत सारी हैं, ये हम जमा करते हैं। तो ये मैं यहाँ रखूँगी और ज़रा मैं उठ जाती हूँ। और ये उठना ना बड़ा हम जब साइंस की क्लास में जाते हैं ना स्कूलों में, तो हमें तो कुर्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम तो उठ के और इधर-उधर भाग कर क्लास में साइंस पढ़ाते हैं, और बच्चे भी इधर-उधर घूम फिर रहे होते हैं और बड़ा मज़ा आता है। इससे बच्चे अपने हाथ और पाँव इस्तेमाल करते हैं और सारा दिन डेस्क और टेबल पे, चेयर पे नहीं बैठे रहते हैं। इसी तरह असातिज़ा भी ज़रा घूमें-फिरें, ज़रा बच्चों के साथ हँसी-मज़ाक करें, तो बहुत अच्छा सीखने-सिखाने का अमल जो है और एक बहुत अच्छा माहौल जो है क्लास में पैदा होता है। बच्चों से आपकी दोस्ती होती है और बच्चे फिर कंफर्टेबल फ़ील करते हैं कि वो आपसे आगे सवाल कर सकें, वो डरते नहीं हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है, बच्चों को सवाल करना सिखाना, ये साइंस का सबसे बड़ा मकसद है, या साइंस के एक टीचर का, उस्ताद का सबसे बड़ा मकसद है। अच्छा जी, अब काउंटडाउन देना है आपने मुझे, ठीक है? और अगर अंडे ना गए तो आपने ऐसे नहीं कहना, "बू मिस लाला ये क्या हो गया?" अच्छा, हौसला अफ़ज़ाई आपने फिर भी करनी है मेरी, ठीक है? चलिए जी, 3, 2, 1। अच्छा जी, चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इत्तेफ़ाक से 2 अंडे चले गए। अब इसके अंदर, अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बता देती हूँ, फिर मैं बलून रॉकेट की तरफ आ जाती हूँ। अभी जो मैंने आपको करके दिखाया, इसको कहते हैं एक साइंस की डेमोंस्ट्रेशन। इसी चीज़ को एक साइंस की इन्वेस्टिगेशन में बदला जा सकता है। यानी कि अगर मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं और उससे रिज़ल्ट कैसे बदलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस ट्यूब का साइज़ लंबा होता, या ये ट्यूब ज़्यादा चौड़ी होती, या ये ट्यूब किसी और मटेरियल की बनी होती, या ये गत्ता मैं इस्तेमाल ना करती, मैं कोई किताब इस्तेमाल करती, या ग्लास प्लास्टिक का नहीं होता, शीशे का होता। ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको कहते हैं वेरिएबल्स। किसी एक्सपेरिमेंट में कोई भी चीज़ जो बदली जा सकती है, उसे कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक-एक करके, एक अच्छी साइंसदान जो हैं, वो हमेशा एक एक्सपेरिमेंट में, एक दफ़ा में एक ही वेरिएबल बदलती हैं। तो अगर आप बच्चों को और मौका दें, तो वो ये सारे वेरिएबल्स बारी-बारी टेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और इस अमल के ज़रिए हम उनको फिर साइंस के सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स नहीं, बल्कि वो स्किल सिखा रहे हैं, जो साइंसदान इस्तेमाल करती हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफ़ेशन में। इसको कहते हैं साइंस की इन्वेस्टिगेशन। तो आप इस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकती हैं, जहाँ पे बच्चे सिर्फ़ आप डेमोन्स्ट्रेट करके ना दिखाएँ, बच्चे सिर्फ़ उसी को रिपीट ना करें, बल्कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करें कि भई अगर ये अंडा म जो है उबला हुआ होता तो फिर क्या होता? यानी कि ज़्यादा भारी होता, या अगर अंडे की जगह कोई गेंद होता तो फिर क्या हो? प्लास्टिक का हो तो फिर क्या हो? ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर वेरिएबल्स जो आप बदल के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्लास में बच्चों के साथ। और जब बच्चे ये करेंगे तो दे विल लर्न सम वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, जो कि साइंसदान अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। और ये स्किल्स जो है अक्सर क्लास साइंस की क्लासरूम में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम हमारा फोकस ज़्यादा होता है कि बच्चे ये सीख लें कि न्यूटन का पहला लॉ कहता क्या है।
लेकिन हम इस पे गौर नहीं करते कि साइंसदान काम कैसे करती है, ये भी बच्चों को सिखाना है। सिर्फ़ उनको ये नहीं सिखाना कि साइंटिफिक नॉलेज क्या है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी के पास जो कि है बलून रॉकेट। और जैसे नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया इसमें बलून की बात है और इसमें रॉकेट की भी बात है। अब रॉकेट किसको अच्छे नहीं लगते? अब रॉकेट जो है जब हवा में जाते हैं तो आपने शायद रॉकेट जाते हुए देखा होगा टीवी पे जब लॉन्च होते हैं, कार्टून में भी नज़र आते हैं। तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे रॉकेट से क्या निकलता है? ढेर सारी गैसें और बहुत सारी आग होती है। लॉट्स ऑफ गैसेस एंड लॉट्स ऑफ फायर। और बिल्कुल मोहम्मद यासिर कह रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है और न्यूटन का सेकंड लॉ भी आज हम थोड़ा-सा सीखेंगे, जानेंगे। और मिस सिद्रा कह रही हैं कि रॉकेट तो भई स्ट्रॉ से भी बन जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं मिस सिद्रा। क्योंकि अब देखिए ना, अगर हमने अपने बच्चों को हैंड्स ऑन साइंस तालीम देनी है, तो हम इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि हमारे पास बहुत महँगी रोबोटिक की किट्स हों या हमारे पास बड़ा जी फैंसी इक्विपमेंट हो या साइंस की लैब में जो सामान पड़ा है बस वही इस्तेमाल करना है। मिस सिद्रा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्ट्रॉ, बलून और इस तरह की चीज़ों की मदद से बहुत-बहुत अमेज़िंग साइंस के एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन भी बच्चे कर सकते हैं और साइंस के जो पेचीदा कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी वो सीख सकते हैं। तो भई ये ये जो बलून रॉकेट है, इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। इसमें हम जब क्लास में जाते हैं, तो हम बच्चों को कहते हैं कि हम आपको कुछ सामान दे रहे हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक स्ट्रॉ है, बिल्कुल जैसे मिस सिद्रा ने कहा था। ये स्ट्रॉ है, ये धागा है, मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। अच्छा, तो ये देखिए, ये धागा, स्ट्रॉ, इसके अलावा क्या चाहिए जी? बलून चाहिए, ज़ाहिर है, बलून रॉकेट है तो बलून तो चाहिए होगा। तो चलें जी, ये 2 बलून हैं, वैसे 1 बलून से काम चल जाएगा। अच्छा जी, और क्या चाहिए? कैंची चाहिए और कुछ टेप चाहिए, वो मैं लेके आती हूँ। अच्छा, ये है कैंची और टेप जो है, वो मैंने कहाँ रख दी? हाँ, ये है टेप। ये टेप मेरी टेबल के साथ लगी हुई थी, ये भी मैं यहाँ रख दूँ। अच्छा जी, तो अब देखें जनाब, ये देखें, ये सामान है और इससे अब आपने एक बलून जो है, उसको उसका एक रॉकेट जो है वो बनाना है। अब ज़रा देख लेते हैं, मैं इस बलून को फुलाती हूँ। अच्छा जी, सॉरी मेरे से ना बलून नहीं फूलता तो मैं पंप इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये देखें ज़रा, अब जब मैंने बलून के अंदर हवा भरी तो क्या हुआ? ये बलून बड़ा हो गया, इन्फ्लेट हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो हमने हवा भरी है, वो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। ज़रा एक हाथ आगे रखिए और सारे अपना हाथ ऐसे-ऐसे ऊपर-नीचे करें, हवा हमें महसूस होती है। तो हमारे इर्द-गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैटर। तो भई मैटर, हवा भी मैटर है, ये भी छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बनी है। हवा में बहुत सारी मुख्तलिफ गैसेज़ हैं, उनके बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं अगर ये उनके करिकुलम के लिए एप्रोप्रिएट है। लेकिन वो सारी गैसेज़ छोटे-छोटे, छोटे पार्टिकल्स से बनी हैं और वो पार्टिकल्स जो हैं वो जगह घेरते हैं। तो जैसे ही बलून में आपने हवा भरी, उन पार्टिकल्स ने जगह घेरी और उन्होंने फ़ोर्स भी लगाई। उन्होंने इधर-उधर धक्का दिया बलून के अंदर का जो हिस्सा है, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़ोर-ज़ोर से धक्का दिया जिसकी वज़ह से बलून जो है वो फूल गया। लेकिन ये तो ठीक है कि हमने समझ लिया कि हवा जो है वो मैटर है और हवा किसी चीज़ से बनी है और वो जगह लेती है और उसका एक वज़न है। मगर अब अगर इस बलून के अंदर हवा है और अगर मैं इस बलून को छोड़ दूँ, तो ये बलून कहाँ जाएगा? ये सवाल आप बच्चों से कर सकते हैं। तो हम इसी तरह क्लास की शुरुआत सवाल से करते हैं। हम बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन दे नहीं देते, हम चाहते हैं कि वो खुद से सोचें सवालों के जवाब। तो मिस राबिया कह रही है कि ये उड़ जाएगा। अच्छा, कहाँ उड़ेगा मिस राबिया? ये किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या आप प्रिडिक्ट कर सकती हैं, बता सकती हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये सीधा जाएगा या इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा?
मोहम्मद वसीम कह रहे हैं कि अपवर्ड जाएगा, मोहम्मद यासिर कह रहे हैं ऑपोजिट टू एयर। चलिए करके देखते हैं। 3, 2, 1। ये पूरे कमरे में घूम के गोल गोल तो नीचे जमीन पर आके गिर गया। लेकिन मैं चाहती हूँ आज का चैलेंज नंबर 2 ये है कि ऐसा रॉकेट बनाया जाए बलून की मदद से जो सीधी लाइन पे चले, एक ही डायरेक्शन में चले। यानी कि अगर मैं उसे सीधा भेजना चाहती हूँ तो वो सीधा जाए, अगर मैं चाहती हूँ वो नीचे से ऊपर जाए तो फिर वो नीचे से ऊपर ही सीधी लाइन में जाए। तो ऐसा रॉकेट कैसे बनाएंगे? तो अब मैं बच्चों को दूंगी ये सामान और मैं उन्हें कहूंगी कि आप खुद से पता लगाएं। और बच्चे और बच्चियां आपके पास आएंगे और वो कहेंगे हमें नहीं समझ आ रही मिस, कैसे करना है मिस, सर कैसे करना है, सर बता दें सर कैसे करना है। और आप नहीं बताएंगे, आप बच्चों को ये काम खुद करने देंगे, क्योंकि इसमें जो इंजीनियरिंग स्किल्स इन्वॉल्व है, इसमें जो उनको सोचना पड़ेगा क्रिटिकली, वो बहुत जरूरी है। तो एज टीचर्स हमें बड़ा होता है कि जल्दी से बच्चों को जवाब बता दें, जल्दी से बता दें, और हमने तो पूरी लिस्ट बनाई होती है क्लास में जाने से पहले कि ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, सब कुछ बताना है। लेकिन यहाँ पे आप बच्चों को खुद करने दें प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उनको खुद ये बलून रॉकेट डिजाइन करने दें, जो कि एक सीधी लाइन पे चलेगा, धागे पे। अब आपके लिए मैंने एक जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है, जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन आपके लिए भी मैं ये चाहूंगी कि ये आप जरा खुद बना के देखें। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि ये किस तरह बनेगा, और आप चाहें तो ज़ाहिर है हम एक डॉक्यूमेंट तो भेजेंगे जिसमें इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होंगी, और मैं आज आपको काफ़ी आइडिया दूँगी। लेकिन इस क्लास के बाद घर जाके, स्कूल में जाके या बच्चों के साथ या खुद से घर पे ये बलून रॉकेट बना के देखें। देखें कितना मज़ा आएगा, एंड एज़ टीचर्स आप कितना अमेज़िंग फ़ील करेंगी कि आपने एक एक्टिविटी खुद टेस्ट की है, और फिर उसमें जो भी मसला आएगा आप उसको खुद प्रॉब्लम सॉल्व करें और फिर जाके क्लासरूम में भी करें। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ क्या सेटअप किया है। और ज़ाहिर है आपको मेरे जैसा एग्ज़ैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये जो धागा है, ये बाँधा है। यहाँ पर मैंने एक कोने से बाँधा है, जहाँ मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है, ये दीवार के साथ टेप से बाँध लिया, और दूसरा मैंने खिड़की के एक कोने के अंदर मैंने उसको गिरा से बाँध लिया। और अभी ये धागा देखें लूज़ है, तो इस पे तो रॉकेट सही नहीं चलेगा, इसको टाइट होना चाहिए। और फिर इसके अंदर मैंने पिरोया है स्ट्रॉ, यानी कि धागा बाँधने से पहले ही मैंने स्ट्रॉ अंदर पिरो दिया था। और अब इस स्ट्रॉ के ऊपर मैं टेप से जब बलून लगाऊँगी फूला हुआ, तो वो आगे की तरफ जाएगा। और ये काम आप करके देखें, ये तो काम 10-10 साल के बच्चे कर लेते हैं, तो आपको तो बहुत आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं, बता सकती हैं। अब इसमें कुछ अहम सवालात हैं जो कि हम डाल के भेजेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर भी, ताकि आपको उनका अंदाज़ा हो। सबसे पहले तो जब ये हम उनको मटेरियल देते हैं बच्चों को, तो हम उनसे कहते हैं कि ये खुद करें वो डिज़ाइन। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि यहाँ से उनका काम शुरू हो जाता है, यहाँ से लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि भई ये मिस ने दे दिया है ये धागा और इससे रॉकेट कैसे बनेगा? अब ये उनको खुद करने दें। अगर आपके पास टाइम महदूद है तो आप बच्चों को होमवर्क दे दें और अगले दिन पूछें कि कैसा गया? घर में करने दें। ये सामान ऐसा है कि ये तो बच्चे खुद भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं आप उनको दे भी सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम, ज़ाहिर है घंटा है आपके पास, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। तो अगर बच्चे आपके पास हैं और आपके पास टाइम है तो उनको टाइम दें, अगर नहीं है तो एज़ अ होमवर्क, एज़ अ चैलेंज दें। ये चीज़ें आप उनको घर के लिए दे सकते हैं कि ये जाएँ इसको फिगर आउट करें, और आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएँगे कि बच्चे कितने स्मार्ट हैं, एंड दे विल कम बैक विथ सो मेनी आइडियाज़। वो रॉकेट मेरे ख्याल से क्या, वो तो बहुत ही कुछ अमेज़िंग चीज़ बना के आपको लाकर दिखाएँगे। अच्छा, अब जब बच्चे ये रॉकेट बनाएँगे, तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है कि आपको 2 जगहों पे ये जो धागा है वो बाँधना है। जैसे मैंने दीवार और खिड़की के साथ बाँधा, आप कहीं पे भी बाँध सकते हैं। आप ये टेबल की टाँग के साथ बाँध दें, और दूसरा हिस्सा जो है दीवार के साथ बाँध दें, या दूसरी टेबल के साथ बाँध दें। 2 कुर्सियों के दरमियान बाँधा जा सकता है, एक दीवार से दूसरी दीवार तक बाँधा जा सकता है।
तो यहाँ पे आप अपनी स्पेस को यूटिलाइज करें, जो भी स्पेस है, अगर क्लासरूम है, पार्क है या घर में वो बच्चे कर रहे हैं, डोर नॉब के साथ भी बिल्कुल बांधा जा सकता है। मिस चित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। थोड़ा सेफ्टी का ख्याल रखें, अगर धागा बीच में है और लोग आ जा रहे हैं तो फिर मसला होगा। अच्छा, और धागा बांधने से पहले आपने उसके अंदर स्ट्रॉ जो है वो परो लेना है, और उसके बाद जो है फिर आप बलून जो है उसको इन्फ्लेट करके आप उस धागे के ऊपर बांध देंगे टेप के साथ। अब सब लोग का ये बांधने का अलग-अलग तरीका होता है। टेप का एक टुकड़ा लें, उसको नीचे से धागे के साथ बांध दें, और जब आप बलून को छोड़ेंगे तो वो आगे की तरफ चलेगा। अब आप बच्चों से ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये बलून चलता अगर इसमें हवा ना होती? तो यानी क्या चीज़ है जो बलून को आगे की तरफ पुश कर रही है? क्या वो चीज़ है? वो है हवा। हवा जो है वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बनी है, और जब आपने उसको इस बलून के अंदर कैद कर दिया है तो अंदर हवा का प्रेशर बढ़ गया है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना पसंद करती है, ताकि वो बैलेंस कर सके चीज़ों को। तो अंदर बहुत हाई प्रेशर है। ये ऐसे ही है जैसे मैं ढेर सारे बच्चों को इस कमरे के अंदर लेके बैठ जाऊँ और बच्चे कहेंगे मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है। तो दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा वो बाहर की तरफ भागेंगे। तो देखिए ये हवा जो है अंदर बहुत हाई प्रेशर है, क्योंकि छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं वो धक्का दे रहे हैं और आपने उनको ट्रैप कर लिया है। तो जैसे ही हवा इसका बलून का मुँह खुलता है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये बलून जो है, जब आप इसको धागे पे बाँधेंगे या बाँधेंगी, तो भई इस बलून की जो इसकी जो ओपनिंग है, यानी कि हवा के निकलने की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? अगर मैं चाहती हूँ कि बलून इस तरफ जाए, तो क्या मुझे ऐसे रखना चाहिए इसका मुँह? सॉरी, या ऐसे रखना चाहिए? ये सवाल आप बच्चों से करें। अच्छा, अगर हम मुँह बलून का इस तरफ रखते हैं, तो हवा निकलती है पीछे की तरफ और हम देखते हैं कि बलून जाता है आगे की तरफ। और ये बच्चे खुद करके देखेंगे, बजाए इसके कि आप उन्हें बता दें या एक डायग्राम दिखा दें। सोचिए ये कितनी इम्पोर्टेंट और कितना मज़ेदार तरीका है सीखने का चीज़ों को, कि वो खुद करके देखेंगे। आप उनसे कहेंगे मुझे नहीं पता, आप खुद करके देखें जी। तो वो दोनों से टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी। और इसमें ये मतलब नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने या बच्ची ने ऐसे लगा दिया है और वो ऐसे भेजना चाह रहे थे और वो नहीं हुआ, तो आप उनको डाँटने या ये कहने की बजाय कि तुमने तो गलत कर दिया। ये उनका लर्निंग का प्रोसेस है। यूँ करेंगे और देखेंगे कि ये तो आगे नहीं गया, तो लर्न करेंगे कि अच्छा ऐसे करना है। और ये ऐसे करने से क्यों आगे जाता है? क्योंकि भई न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भई ये हवा निकलती है बाहर, और ये हवा निकल के बलून के इर्द-गिर्द जो हवा है उसको धक्का लगाती है, और वो हवा वापस धक्का लगाती है इस बलून के ऊपर, और इसलिए ये बलून आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो अप्लाई होता है। न्यूटन का जो दूसरा लॉ है, वो मैं आपको आसान अ, लफ्ज़ों में अभी बता देती हूँ, लेकिन मेरा उससे पहले मेरा एक सवाल है कि ये बलून क्या भारी चीज़ है या हल्का-फुल्का होता है? हल्का-फुल्का होता है ना? तो धागे पे अगर धागे पे बलून की बजाय मैं कोई बहुत भारी चीज़ बाँध देती, तो क्या वो भी आगे जाती या उतनी ही तेज़ी से आगे जाती? या अगर हम ये सवाल बच्चों से कर सकते हैं कि बलून के अंदर अगर ज़्यादा हवा है या कम हवा है, तो उससे क्या उसकी स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? ये भी सवाल आप कर सकते हैं। और इसका लेना-देना है न्यूटन के सेकंड लॉ से, जो कि ये कहता है आसान ज़ुबान में कि चीज़ जितनी हल्की होगी और फ़ोर्स जितनी बड़ी होगी, उतनी ही वो चीज़ आगे भी जाएगी, यानी ज़्यादा दूर जाएगी और ज़्यादा तेज़ी से जाएगी। कितना आसान था। चीज़ जितनी हल्की होगी और फ़ोर्स जितनी बड़ी होगी, उतनी ही वो चीज़ दूर तक जाएगी और तेज़ी से जाएगी। तो यानी ये बच्चों को यहाँ पे कितने सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि जब ज़्यादा हवा हम डालते हैं तो फिर बलून कितनी आगे गया, कितना तेज़ी से गया। जब कम हवा भरी थी तो फिर कैसे गया। अम, धागा अगर हमने लूज़ छोड़ दिया तो क्या रॉकेट हमारा चला कि नहीं? धागा अगर टाइट है तो फिर गया कि नहीं? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो वो खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं। और यहाँ पे बच्चे, अगर आपके पास मौका है तो बच्चे मेज़र भी कर सकते हैं। स्टॉप वॉच लेके
अगर आप लोगों के पास कोई एक भी स्टॉप वॉच हो तो बच्चे मेजर कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा। डिस्टेंस माप सकते हैं धागे का रूलर से या जो वो मेजरिंग टेप होती है उससे वो माप सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैवल किया बलून ने और स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। तो यहाँ इस एक एक्टिविटी को लेके इतनी ज़्यादा गुंजाइश है कि सिर्फ न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ को सिर्फ समझाना ही नहीं बल्कि आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फोर्सेस बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की जा सकती हैं। अच्छा मेरा टाइम आज के लिए मुकम्मल हो चुका है और मुझे अंदाज़ा है कि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है, तो अगर किसी के क्विक सवालात हैं या मैं बाद में भी आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस जो आप लोगों के हों। लाला बहुत शुक्रिया आपका। मैं 100% श्योर हूँ कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने इसको बहुत एन्जॉय किया है और आपने बहुत सहल अंदाज में, बहुत इफ़ेक्टिव अंदाज में स्टेम क्लब की एक्टिविटीज़ की डेमोन्स्ट्रेशंस दी। थैंक यू वेरी मच। और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप ज़रूर इस चीज़ को नोटिस कर सके होंगे कि जितना भी मिस लाला का तजुर्बा है इस फील्ड में और जितना वो प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप के साथ काम कर चुकी हैं, आई थिंक इन 2 इंतहाई मौसर एक्टिविटीज़ में उस सारे एक्सपीरियंस की अक्कासी बहुत उम्दा तरीके से होती है। सो लाला बहुत शुक्रिया आपके इस ट्रेमेंडस एफर्ट का। थैंक यू वेरी मच। जी, अगर आप लोग प्लीज़ कोई भी सवाल लाला से उनकी एक्टिविटी के हवाले से करना चाहें, तो प्लीज़ आप अभी पूछ सकते हैं। हमारे पास 2-3 मिनट और हैं Q&A सेशन के लिए। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके सामने स्क्रीन पर एक वोटिंग का ऑप्शन आएगा। हम इस सेशन का फीडबैक आपसे इस वोटिंग के थ्रू ले रहे हैं। आप सबकी स्क्रीन्स पर ये आ चुका होगा। ये एनोनिमस वोटिंग है, यानी आप इसके अंदर आपका नाम या आपकी डिटेल नहीं रिकॉर्ड होगी, सिर्फ आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होगा। सो साथ-साथ अगर आप अपने चैट में पूछना चाहें सवाल मिस लाला से, वो भी पूछ सकते हैं और इस फॉर्म को भी प्लीज़ इस पोल को भी प्लीज़ फिल कर दीजिएगा। थैंक यू रोशान, बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं तमाम असातिज़ा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब आए, आपने मेरे साथ टाइम गुज़ारा और मेरी बातों को इतने तहम्मुल से सुना। मैं आई विश कि और टाइम होता और मैं भी आपसे सीख पाती जो आपके स्कूल का क्लासरूम का एक्सपीरियंस है। आप साइंस फ्यूज़ को ज़रूर सर्च करें। मुझसे या मेरी टीम से राब्ता करने का ये बेस्ट तरीका है कि अगर आप साइंस फ्यूज़ को फ़ेसबुक पे सर्च कर लें या इंस्टाग्राम पे सर्च कर लें या ट्विटर पे सर्च कर लें और वहाँ पे आप हमें लाइक करें, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम हर तरह की असिस्टेंस के लिए तैयार हैं, वहाँ बहुत सारी रिसोर्सेज़ भी शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। बहुत शुक्रिया, तहे दिल से एंड थैंक यू रोशान। जी, थैंक यू सो मच। अम, मेरा ख़्याल है कोई और क्वेश्चन्स नहीं है। लाला थैंक यू आपके पार्टिंग नोट्स के लिए भी। आई थिंक ऑडियंस जो हैं वो उनकी एक्साइटमेंट और उनकी तायीद आपके सारे काम के लिए बहुत वाज़ेह है उनकी कमेंट्स में। तो ये सेशन कंक्लूड होता है जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।